बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका दोस्त सलाहुद्दीन शेख आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे और मेरी जो सर्विसेज हैं उससे तसल्ली में भी होंगे। और अल्लाह ने मेरे चाहा तो आने वाले वक्तों में मैं आपके लिए नए पैकेजेस और नए ऑप्शन भी लेके आता रहूँगा। और आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ वो बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है कि जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये मसला होता है कि वो स्टूडेंट वीज़ा में यूएसए जाने का हर किसी का ज़्यादातर का ख्वाब होता है कि अगर मैं अभी तकरीबन अगर पाकिस्तान से लोगों के दिलों को टटोलूँ कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे कहाँ जाना चाहते हैं तो तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों का ख्याल होगा कि उन्हें यूएसए जाना है। लेकिन ना जाने की कुछ वजूहत ये होती हैं कि कुछ लोगों के पास फंड्स का मसला होता है, क्योंकि जाना इतना महंगा नहीं होता लेकिन जो बैलेंस शो करना होता है वो बड़ा मसला होता है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूएसए जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। कॉलेज जाना चाहते हैं तो फिर भी आपको 60 से 70 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस दिखाना पड़ जाता है। तो ज़्यादातर दोस्तों की जो कोशिश होती है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम जो बैंक बैलेंस आपका 1 करोड़ रुपए क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और आपका अपना ना हो। तो उसमें कुछ ऐसी वजूहत हैं जिस वजह से जो आपके वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं, जो आप अपनी फाइलिंग के दौरान करते हैं या फिर फाइलिंग के अलावा आप एम्बेसी में जाके करते हैं, जिस वजह से आपके वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं। तो आज मैंने सोचा उन टॉपिक को या उन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आप उनकी गलती ना करें। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपने ट्राई लाजमी करना है। क्योंकि देखिए हमारा काम है कोशिश करना, कामयाबी देना ना देना अल्लाह के हाथ है। मेरा काम आपको एम्बेसी तक पहुंचाना है, आपका एडमिशन करवाना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका दाना पानी ही नहीं लिखा हुआ, आपकी रोज़ी रोटी नहीं लिखी हुई, आपकी एजुकेशन नहीं लिखी हुई वहाँ पे, तो मैं क्या, मेरे से बड़ा आ जाए आपको नहीं भेज सकता। तो जो कुछ गलती है उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहली गलती आप बैंक स्टेटमेंट के हवाले से करते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप अपनी ज़ाती दे रहे होते हैं तो अव्वलीन कोशिश किया करें कि आपके पेरेंट्स की हो, आपके फादर मदर की हो, बहुत बेस्ट है। क्योंकि जब आप यूएसए में होते हैं तो आपको काम करने की इजाज़त, यानी कि यहाँ से जो मेंटली एक उनका माइंडसेट है वो ये है कि दे आर साइकोलॉजिस्ट। मैं एम्बेसडर वीज़ा ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। उनका माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट जा रहे होते हैं या इंडिया से जा रहे होते हैं या बांग्लादेश से जा रहे होते हैं वो वहाँ जाके यूएसए में काम करना फोकस करते हैं। तो हम वो उनको इसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि इनको ये चेक करना है कि ये वाकई पढ़ने के लिए जा रहे हैं या इन्होंने काम करना है। तो वहाँ पर उनकी जो मेन जो उनको टूल नज़र आ रहा होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट जब जा रहा है तो उसका बैंक स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग हो, यानी कि उसके पेरेंट्स का, कि वो वहाँ जाके उसको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपके फादर मदर जो हैं उनका बैंक स्टेटमेंट अगर स्ट्रांग है, और वैसे तो आपको काम करने की इजाज़त होगी एफ वन वीज़ा पे, लेकिन उसके बावजूद आपने इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करना और ना ही वीज़ा ऑफिसर को ये रियलाइज़ कराना है यू विल बी वर्क। इंटर्नशिप्स वगैरह को तो आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एच वन बी या वर्क वीज़ा के हवाले से मना कर देंगे कि मुझे पार्ट टाइम को जॉब नहीं करनी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बता देते हैं या अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार कर देते हैं चेहरे से। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई कहे, कोई लड़की आपसे कहे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप क्या करेंगे? या जैसे एक बात है, ये शादी करना चाहती हूँ, तो आपके चेहरे पे आप भले को जवाब देना दें, आपकी मुस्कुराहट जो है आधा जवाब दे देती है कि हाँ जी जो भी है। तो इसी तरह वो साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपको कोई ऐसी ऑफर करते हैं जैसे मिसाल के तौर पे कि विल यू गोइंग टू द यूएसए फॉर परस्यूइंग द वर्क और फॉर, ठीक है, तो आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपने चेहरे से ज़रा सा भी एक्सप्रेशन दे दिया कि हाँ आप वाकई काम करने जा रहे हैं, भले ज़बान नहीं हिलाई आपने, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने अपनी ज़बान के साथ साथ अपने एहसासात को भी कंट्रोल करना है। आपने अपने चेहरे से कहीं भी जाहिर नहीं करना। या फिर वो आपको कोई नेगेटिव सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे सवाल करते हैं कि यूएसए जा क्यों रहे हैं आप तो यूएसए को सूट ही नहीं करते। अब जैसे उन्होंने आपको बिल्कुल नेगेटिव कर दिया, ये कोई भी सवाल नेगेटिविटी में कर सकते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट इतना नहीं है, आप वहाँ जाके क्यों पढ़ रहे हैं, आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आप जब उन्होंने जवाब दिया ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया आपको देख के, या उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जज करने के लिए कि सामने से क्या जवाब आता है। अब आप जवाब में मुंह लटका लेते हैं, या फिर आप जवाब के अंदर एक तरह से होता है ना कि हम चोर हैं या जो भी है, एक चीज़ है सामने वाले ने ऑब्जर्व की है, अब हम उसके अंदर सर झुका लेते हैं या चेहरा खम कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ जी जो हमने ऑब्जर्व किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो आपने अपने चेहरे के एहसास को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और
अपने तमाम ज़बान को कंट्रोल में रख के वीज़ा ऑफिसर के सामने जाना है। तो इन सब का ज़रा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह इन चीज़ों को अगर ध्यान करेंगे तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और रिजेक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा मसला आ रहा होता है वो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से ही बता दूं कि पहला तो हो गया पैरेंटल है, दूसरा ये है कि बैंक स्टेटमेंट में हम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि हालिया जो रकम एकदम रखवा रहे होते हैं कि 2 दिन वीज़ा यानी कि वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश होने से 2 दिन पहले हमने बैंक स्टेटमेंट में पैसे डलवाए और उसी दिन बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और एम्बेसडर के सामने या वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश हो गए। इससे पता चल गया कि जी नेगेटिव है। I-20 आने से पहले आपने अगर बैंक स्टेटमेंट अपना रेडी कर लिया है, तमाम चीज़ें कर ली हैं, तो ये फिर भी कुछ समझ में आने वाली चीज़ है कि महीना 1.5 महीना आगे पीछे हो गया तो आपका बैंक स्टेटमेंट रेडी है। लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश होने से 2 दिन या 3 दिन पहले जो बैंक स्टेटमेंट में आप हेर फेर करके सामने जाते हैं तो ये नेगेटिव है कि आप उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कि जी देखें जितना पैसा आपको चाहिए उतना हमने दिखा दिया। तो ये नेगेटिविटी है, आपने ये हरगिज़ नहीं करना। करेंगे मजबूरी के तहत करेंगे, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन वो आपका नेगेटिविटी है, मे भी पॉसिबल कि वो आपको रिजेक्ट कर दे इस बिना पे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं वो उसके अंदर जज करते हैं, उस पर सवाल करते हैं और सवाल भी उनका होता है बिल्कुल चोट पे। अगर आप उस चोट के ऊपर उछलते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि जी हमने बिल्कुल इनकी सही रग पकड़ी है और वो रिजेक्ट की तरफ आपका ले जाते हैं। गैप के हवाले से, गैप आपका है, मिसाल के तौर पे आपने 2018 में 2016 में अपनी तालीम मुकम्मल की, इंटर किया, एफएससी किया या बैचलर्स किया और उसके बाद तालीम छोड़ दी, आप बैंक में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आप अचानक आपका 2022 में 23 में प्रोग्राम बन रहा है, यानी कि 23 चल रहा है, आपका प्रोग्राम बन रहा है कि मैंने यूएसए जाना है स्टडीज़ के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप इतने साल क्या करते रहे। तो आपकी या तो जॉब जो है आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड से मिलती जुलती है। जैसे मैं अगर बैचलर्स डिग्री है मेरे पास, साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे पास जो यानी कि जो वर्किंग एक्सपीरियंस है जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी डिग्री से रेलेवेंट होना चाहिए। तो मैं शायद कहीं ना कहीं अपने आप को कंसिडर करवा दूंगा कि सर मैं ये काम कर रहा था कि मैंने अगर बीकॉम किया और मैं बीकॉम करने के बाद एक बैंकिंग चैनल पे जॉब कर रहा हूँ तो समझ में आता है, अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ समझ में आता है। लेकिन अगर मैंने बीकॉम किया हुआ है और उसके बाद मैं चाहता हूँ और किसी मेडिकल स्टोर पे अपनी दुकान खोली हुई है या फिर कोई और यानी कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम कर रहा हूँ तो ये सूट नहीं करता, फिर बड़ा मसला है और ये चीज़ें रेलेवेंसी शो नहीं कर रही होती, तो तमाम चीज़ें ये आपकी रिजेक्शन की तरफ जा रही होती हैं। अगर आपने काम करना है, अपनी जो डिग्री जो आपने की है उसका अगर गैप भी फिल करते हैं तो वो आपका रेलेवेंट जॉब होना चाहिए, ताकि कम से कम और वो जॉब में भी कुछ ऐसा हो कि स्टूडेंट के हवाले से कि हाँ भाई ये अर्निंग है और इस अर्निंग के हवाले से आप काम कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ें क्लियरिफाई करने की बेहद ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हो गई, गैप भी आपका कवर हो गया। एज भी डज मैटर, एज डज मैटर इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन यूएसए। तो मेनली जो है अगर आपकी एफएससी है और आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आपकी एज बिलो 30 होनी चाहिए। 30 से ज़्यादा है, बल्कि 30 भी है तो बहुत एक नेगेटिविटी है। मैं ज़्यादातर चांसेस आपके रिजेक्शन के ही हैं। लेकिन जिसने जाना है, जो होते हैं ना, कुछ होते हैं हमारे यहाँ जो कि जिनका ध्यान होता है नहीं जी जाना है, कुछ भी करके जाना है, नहीं वीज़ा लगा कोई बात नहीं, हमारे पैसे नुकसान होगा कोई मसला नहीं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन एज बड़ा मैटर करती है, एज आपकी 30 से नीचे होनी चाहिए। और ज़्यादातर जो एफएससी के स्टूडेंट जो मेरे पास आ रहे होते हैं उनकी 20 से 25 तक एज होती है और ये सूटेबल एज है। सबसे बेस्ट एज 20 से 25 है। और अभी तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं तो उनकी एज 15-16 ईयर्स भी एक्सेप्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस हैं उनके वीज़ा के, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो यूएसए है वो मेच्योर स्टूडेंट्स को लाइक नहीं करता, ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स मांगता है या तो वो जो बिल्कुल पत्थर हों जिन्हें तराश के हीरा बनाना हो, बिल्कुल एक उस एज पे जो वो बनने की तरफ जा रहे होते हैं। कि जैसे आप समझते हैं कि एक बच्चा होता है उसकी परवरिश हो रही होती है मेंटली तौर पे, तो एक मैट्रिक पास स्टूडेंट या इंटर पास स्टूडेंट मेंटली तौर पे बनने की राह पे होता है कि उसने आगे जाके क्या बनना है, तो उसको वो पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर्स के बाद जा रहे हैं, मास्टर्स के बाद जा रहे हैं, तो फिर वो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। फिर वो कहते हैं जी कि अब ये जिस हिसाब का बन सकता था बन गया, अब वो उसके अंदर एक्सेलेंसी चेक कर रहे होते हैं
कि अब जो बंदा आ रहा है, जो भी स्टूडेंट आ रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो वो आखिर क्या इसमें कोई एक्सपेंडिचर हासिल कर पाया या क्या सक्सेस हासिल कर पाया। कि फिर या तो उसकी डिग्री बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसने एमएस किया हुआ है, मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है, उसकी परसेंटेज इतनी अच्छी है और वो एक रेप्यूटेबल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 5 डिजिट्स में है और इतना एक्सपीरियंस है, तो फिर कंसिडरेबल है कि क्योंकि यूएसए जो है दो लोगों को पसंद करता है। एक वो लोग जो कुछ यानी कि करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि बनने के लिए जाना चाहते हैं, या वो लोग जो कि अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे उस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपके पास या तो वो स्किल्स हैं जो वो आप जाके यूएसए में डिलीवर करेंगे और यूएसए की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, तो वो पसंद करेंगे आपको कि आप स्टडीज़ पे आएँ, और चाहे आगे जाके आप वहाँ पे रुक जाएं, उनको कोई डजेंट मैटर। लेकिन जो उनकी अव्वलीन तरजीह होती है वो यही होती है, या तो आप अपने आप को यूएसए के हवाले करने जा रहे होते हैं कि अपनी पोटेंशियल दिखा रहे होते हैं कि मैं जस्ट अभी मैट्रिक या इंटर हूँ और मेरी इतनी पोटेंशियल है कि मैं अगर यूएसए की डिग्री हासिल करता हूँ तो ये फ़ायदा हो सकता है यूएसए को। आप बताएंगे नहीं ऐसा, आप अपनी बातों से बताएंगे। आपने तो अपना यही शो करना है कि आपने वापस आना है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर की मेन कोशिश यही होती है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं आप, और सेकंड ये है कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपने मुल्क वापस आएंगे। तो उसके लिए जस्टिफिकेशन ऐसे ही होती है कि एक तो आपकी जो फैमिली है वो वेल सेटल्ड हो पाकिस्तान में, और सेकंड ये है कि वेल सेटल्ड मतलब कि उनकी कोई प्रॉपर्टी हो या कोई अच्छी जॉब हो, एक अच्छी सैलरी और या अच्छा कारोबार, इस तरह के चीज़ें होंगी, तो वो एक बहुत ही ज़रा बड़ा अच्छा साइन होता है कि आप वापस आएंगे। और साथ ही साथ कुछ आपकी भी चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी ड्रेसिंग होती है, या आपका बात करने का अंदाज होता है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो बहुत ही मेन है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं चाह रहा था कि छोटी हो, लेकिन देखें जब आपको वीडियो इंटरव्यू देने जाना है तो कोशिश करें जितनी चीज़ें ले सकते हैं ले लें। तो कोई चीज़ अगर रह जाएगी तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लिया गया, मेरे जहन में आई तो मैंने कहा मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है ये बहुत ही मेन है अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश जो है बहुत ही फेमिलर है। और अगर आप टर्की से होते, चाइना से होते या ईरान से होते, तब तो आपके लिए बड़ा मसला था इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर आप टर्की में जाएं, इस्तंबुल में, इवन उनकी कैपिटल में भी जाके किसी से इंग्लिश में बात करें तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको जवाब देगा, उनको 4-5 वर्ड आते हैं। इसी तरह चाइना है, इसी तरह और कंट्रीज़ हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ जो हैं उनके यहाँ से वो फिर भी उन स्टूडेंट्स को पसंद करते हैं जो इंग्लिश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से कोई आ रहा होता है तो उनकी मेन तरजीह होती है कि इसको ऑलरेडी इंग्लिश आती होगी, अगर ये यूएसए में पढ़ने के लिए जा रहा है तो आप आइल्स करें। आइल्स में मिनिमम जो है 6.0 बैंड्स आपके होने चाहिए, या फिर आइल्स नहीं कर सकते हैं पीटीई कर लें। पीटीई जो है वो 45 आपका स्कोर होना चाहिए मिनिमम। और डुलिंगो सबसे आसान टेस्ट, $50 इसकी फ़ीस है, ऑनलाइन आप घर से बैठ के भी दे सकते हैं, और बहुत ही ईजीएस्ट टेस्ट है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, जस्ट 48 आवर्स में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो इसकी फ्री प्रैक्टिस उसके मौजूद है, आप गूगल करेंगे कि डुलिंगो फ्री टेस्ट, तो वो बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको आप दें घर से। तो जब आपको लगे कि हाँ भी मैं फुल श्योर हो गया हूँ कि मैं टेस्ट दे सकता हूँ, तो उसके बाद आप बाकायदा तौर पे टेस्ट दें, या फिर किसी एजुकेशन कंसल्टेंट हो या फिर कोई टीचर हो उससे आप रब्ता करें, वो आपको डुलिंगो के हवाले से प्रैक्टिस करवा देगा। मिनिमम जो स्कोर है वो 95 चाहिए होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 110 120 भी मांग रही होती हैं, और कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह हमारे पास ऐसे भी आ रहे होते हैं जिनके 140 का स्कोर्स भी होता है, 140 प्लस भी होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे स्टूडेंट्स को देख के, और बहुत ही मुझे लगता है कि वो आसानी से सक्सेस हासिल कर लेंगे, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उर्दू में तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी है, और वीज़ा ऑफिसर इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है, आपने उससे इंग्लिश में ही बात करनी है, रीजनल लैंग्वेज में बात बिल्कुल नहीं करनी। तो उसमें फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश आती हो और वीज़ा ऑफिसर को समझाने में आसानी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।